नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। मैं हूं स्वाति रायना और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि रविवार सुबह 11 बजे मोदी कैबिनेट में बड़े बदलावों का ऐलान होने जा रहा है और उसी दिन मंत्रियों को शपथ भी दिलाई जाएगी। दरअसल रविवार को ही पीएम मोदी चीन जाने वाले हैं। उनकी रवानगी से पहले कैबिनेट का ये फेरबदल पूरा कर लिया जाएगा। ये भी बताएं, मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल को देखते हुए 3 मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया है, जो हैं राजीव प्रताप रूडी, फग्गन सिंह कुलस्ते और संजीव बालियान। कुछ और मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश भी की है और इस्तीफा देने वालों की लिस्ट में एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्र, एमएसएमई राज्य मंत्री गिरिराज सिंह और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम भी बताए जा रहे हैं। खबर है कि स्वास्थ्य कारण से उमा भारती ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से इस्तीफा लेकर उन्हें हिमाचल विधानसभा चुनाव में सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो रविवार को कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, क्योंकि रविवार को ही पीएम मोदी चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं ब्रिक्स समिट के लिए और उससे पहले कई नाम जो कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कुछ चेहरे जो कि हो रहे हैं आउट और कई नाम होंगे, कुछ नाम होंगे वो होंगे इन। तो इस्तीफे पर राजीव प्रताप रूडी का क्या कहना है, उन्होंने क्या इसको लेकर एक्सप्लेनेशन दी है, सुनिए जरा। राजीव प्रताप रूडी जी से बात करते हैं। सर, मंत्रिमंडल से आपने इस्तीफा दिया, क्या वजह माना जाए इस्तीफा देने का? पार्टी का निर्णय था और पार्टी के निर्णय का अनुपालन किया गया, इससे अधिक कुछ नहीं है। सर, कौशल विकास एक मंत्रालय बनाया गया जिसका कोई रूप नहीं था, आपने उसको साकार रूप दिया, कोशिश किया, लेकिन कहा जा रहा है कि आपने भले बहुत कोशिश किया उसे, लेकिन परफॉर्मेंस को एक आधार बनाया गया। तो क्या इस भी वो पार्टी के बड़े नेता तय करते हैं और उनका निर्णय बढ़िया निर्णय होता है, इसलिए इसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सर, आप पहले भी संगठन में जिम्मेदारी निभाए हुए हैं, क्या पार्टी संगठन में ले जाने की आपको पूरी संभावना है कि संगठन में काम दिया जाएगा? ये पार्टी तय करेगी और मुझे विश्वास है हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, पहले भी काम करते रहे थे और आज भी काम करते रहे। तो जिम्मेदारी मिलती है पार्टी में, संगठन में, तो ये हमें तय नहीं करना है, सब कोर्स ऑफ टाइम तय होता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपको बताएं कि ये कहा जा रहा है कि सरकार मंत्रिमंडल का ये PNN फॉर्मूला भी बताया जा रहा है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। कई मंत्रियों की जो लिस्ट तैयार की गई है उनके नाम के आगे पॉजिटिव और कई मंत्रियों के नाम के आगे नेगेटिव लिखा गया है, जिसके तहत इस पूरे फेरबदल को अंजाम दिया जाएगा। अब रविवार को कैबिनेट में जो फेरबदल होने जा रहा है, इस्तीफे की पेशकश, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, उमा भारती इसमें शामिल हैं, जिसमें हम आपको बताएं कि किस तरीके से अब धीरे धीरे यहाँ पर इस पूरे मंत्रिमंडल फेरबदल को आगे बढ़ाया जाएगा। उमा भारती ने अब इस पर क्या कहा है, सुनिए जरा। इसलिए मैंने सोचा था मैं इस पर नहीं बोलूंगी। अगर अमित शाह इस्तीफा मांगेंगे तो क्या आप इस्तीफा देंगी? मैं इस संबंध में आप समझ लो, मैंने आपका सवाल सुना ही नहीं। 3 लोग और इस्तीफा दिया है, 3 लोगों ने, क्या असर पड़ेगा? कि मैंने आपका सवाल ही नहीं सुना। दीदी की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? दीदी इस्तीफे का दबाव था क्या? सवाल ये है कि आपने इस्तीफा दिया है या पेशकश की है? आवाज ही नहीं आ रही। जवाब ये है कि इस संबंध में मुझे कुछ नहीं किया। तो आखिरकार जो मंत्रिमंडल में फेरबदल है, जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, जब पूछा गया उमा भारती से भी तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा दिन रविवार का होने जा रहा है, जब सुबह 11 बजे इसका ऐलान होगा कौन से नाम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्योंकि रविवार को ही मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी होने जा रहा है और इसको 2019 की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। एक ऐसी टीम तैयार करने की योजना मोदी सरकार की जो कि 2019 में जिसे भुना पाए सरकार, जिसके तहत नए नाम, कुछ ऐसे नाम भी जिनको लेकर शायद कुछ समय तक विवादास्पद पूरी तरीके से प्रक्रिया रही है, जैसे रेल मंत्री सुरेश प्रभु को अपने पद से हटाए जाने का दबाव लगातार बढ़ा, जो हाल ही में हमने रेल हादसे देखे, उसके बाद हो सकता है कुछ नए नाम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं सरकार में फेरबदल की तैयारियों के बीच वृंदावन में आरएसएस की वार्षिक बैठक आज से शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। वृंदावन के केशव धाम में आरएसएस की समन्वय बैठक में संघ के 40 संगठन हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज संगठन मंत्री रामलाल के साथ पहुंचे।
तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह तीनों दिन बैठक में रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक चल रही है, जो कि वार्षिक बैठक है, हर साल होती है और कुछ इस बार लेकिन स्थान का जो चुनाव किया गया है वो वृंदावन है, एक धार्मिक शहर में संघ की ये बैठक हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में आर्थिक और सुरक्षा नीति पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। सालाना बैठक में आरएसएस मोदी सरकार की आर्थिक नीति, विदेश नीति और सुरक्षा नीति पर चर्चा करेगा। इसके लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी बैठक में शामिल होंगे। संघ यूपी में योगी सरकार के काम की भी समीक्षा कर सकता है। योगी कल वृंदावन पहुंचेंगे। आरएसएस ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण और 2019 के आम चुनाव पर चर्चा बैठक के एजेंडे में नहीं है। बैठक में कॉमन सिविल कोड, धारा 35A, ट्रिपल तलाक और गौरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा होना संभव है। केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या और जानलेवा हमले पर भी बैठक में चर्चा की संभावना है। आरएसएस अपने 40 संगठनों के साल भर के काम का ब्यौरा लेगा और आगे के कार्यक्रम तय करेगा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के गाजीपुर से। गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड में कूड़े का पहाड़ का हिस्सा ढह गया है, जिसमें कई लोग मलबे में दब गए हैं। और अभी जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक इसमें एक लड़की की मौत हो गई। तस्वीरें आप देखें, कई गाड़ियां इस वक्त वहां से जो एक नाला जाता है उसके अंदर बह गई हैं। लेकिन जैसे ही कचरा गिरा, ये जो लड़की है जो स्कूटी में जा रही थी वो नहर में जा गिरी और उसकी मौत हो गई। आपको बताएं, कूड़े का ढेर गाजीपुर में है ये। वहां पर गंदा पानी बहता है इस जगह पर जहां पर एक स्कूटी गिर गई इस नहर में। 2 लोग स्कूटी पर सवार थे, उन्हें बाहर निकाल लिया गया। एक बाइक वाला भी था उस वक्त, जिसको भी नहर से निकाल लिया गया, जबकि फिलहाल दूसरे बाइक सवार का अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। प्रमोद, फिलहाल अपडेट क्या है इस पूरी खबर पर? देखिए, जो अभी तक जो है जान लिया, एक जो लड़का है उसको ढूंढा जा रहा है कि वो अभी पानी के अंदर ही है, और इसके साथ ही कुछ लोगों को और निकाला गया है। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और एक कार जो है गिलिटी लैंडफिल का एक बड़ा हिस्सा है वो अचानक से धस गया था, और पास में एक बड़ा नाला है, वो गाड़ी को चपेट में लेते हुए गिरा। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फायर की गाड़ी, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। पूरे को पुलिस ने मतलब कॉर्डन ऑफ कर दिया है, और साथ में ढूंढा जा रहा है कि जो और कितने लोग थे जो पानी के बताया जा रहा है कि एक लड़के के बारे में। प्रमोद, इस पूरी घटना के पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? क्या ये जो गाजीपुर जहां पर इतना सारा कूड़ा डाला जाता है ये अपना सैचुरेशन पॉइंट रीच कर चुका था? लापरवाही बताई जा रही है कि जिस तरीके से ये कूड़े का पहाड़ ढहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसी घटना देखने को नहीं मिली है। अपने आप में अनोखी घटना है। चलिए, प्रमोद से फिलहाल संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन आपको बताएं कि इस पूरे मामले के बाद अब लोगों का वहां पर क्या कहना है, कुछ रिएक्शन सुनिए। फिलहाल और भी लोग हो सकते हैं सर, ऐसा अभी चेक कर रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं। वो तो टोटल अपना सही देखिए अपने आप में कितना ये एक अजीब सा हादसा हुआ। गाजीपुर में कूड़े का ढेर, जो इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ होता है, आप में से कई लोगों को पता होगा वहां पर कितना कूड़ा है, और उसके बाद जाकर वो कैसे कूड़े का जो ढेर है वो ढह गया। बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है दिल्ली में, और उसके बाद यहाँ पर जाकर जो वहाँ से बगल में जो नहर थी, जो नाला कह सकते हैं, वहाँ पर एक स्कूटी गिरी और उसमें एक लड़की की मौत हो गई बताया जा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। महंगे घरों में रहने वाले वैसे लोग जो आज भी रिटर्न नहीं भरते हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि वैसे लोगों पर इनकम टैक्स विभाग की टेढ़ी नजर है। इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे ही 14,000 प्रॉपर्टी की पहचान की है जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन उन घरों के मालिकों ने इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरा। अब इनकम टैक्स विभाग को संदेह है कि इन घरों की खरीद बिक्री में काले धन का इस्तेमाल हुआ है। अगर आप करोड़ों रुपए के लग्जरी और बड़े घरों में रहते हैं लेकिन इनकम टैक्स भरने में आनाकानी करते हैं, तो संभल जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप पर इनकम टैक्स विभाग की नजर हो। दरअसल इनकम टैक्स विभाग के रडार पर 14,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी कीमत 1 करोड़ या इससे ज्यादा है, लेकिन इनके मालिक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं। इनकम टैक्स विभाग ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर उनसे ये पूछ सकता है कि बताएं ये घर आपने कैसे खरीदा,
इसकी कीमत चुकाने के लिए आप पैसा कहां से लाए? दरअसल नोटबंदी के दौरान ये खबर आई थी कि कई लोगों ने ब्लैक मनी को प्रॉपर्टी में लगा दिया। अब इनकम टैक्स विभाग ऐसे ही लोगों की खोज खबर लेने वाला है। इनकम टैक्स विभाग के ऑपरेशन क्लीन मनी का दायरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नोटबंदी के दौरान इनकम टैक्स विभाग के छापों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान आईटी छापेमारी में 158% और जब्त करने की संख्या में 106% का इजाफा हुआ। इसके अलावा नोटबंदी के बाद अनडिक्लेयर्ड इनकम में भी 38% का इजाफा हुआ। नोटबंदी के बाद काले धन कुबेरों पर जो शिकंजा कसा था, अब उसका पार्ट 2 शुरू हो चुका है। कार्रवाई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस तरह से तेजी दिखाई है, उससे लगता है कि अब इनका काला चिट्ठा जल्द ही खुलने वाला है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। जहां एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार सुस्त हुई है, आंकड़े जो आए हैं वो खराब आए हैं, उतने अच्छे नहीं आए हैं, उत्साहजनक नहीं आए हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑटो कंपनियों के लिए यहां पर राहत भरी खबर है। अगस्त का महीना खासतौर पर ऑटो कंपनियों के लिए अच्छा साबित हुआ। मारुति सुजुकी, महिंद्रा, अशोक लेलैंड जैसी दिग्गज कंपनियों की बिक्री के आंकड़े शानदार रहे हैं और ये बिक्री लाइट व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और हैवी कमर्शियल व्हीकल सभी कैटेगरी में देखने को मिली है। अच्छा मॉनसून सीजन, नई और दमदार गाड़ियों की लॉन्चिंग और जीएसटी के असर से उबरने के बाद ऑटो कंपनियों ने एक बार फिर अगस्त में रफ्तार पकड़ ली है। यही वजह है कि ज्यादातर ऑटो कंपनियों को अगस्त में त्योहार से पहले ही त्योहार मनाने का मौका दे दिया है। साल दर साल आधार पर अगस्त में मारुति सुजुकी की कुल बिक्री 23.8% बढ़ी है। इस साल अगस्त में मारुति सुजुकी ने कुल 1,63,000 गाड़ियां बेची हैं, जबकि पिछले साल इसी महीने में मारुति सुजुकी ने 1,32,000 गाड़ियां बेची थी। हालांकि मारुति सुजुकी के एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिली है। सालाना आधार पर अगस्त में मारुति सुजुकी का एक्सपोर्ट 12,280 यूनिट से 4.7% घटकर 11,701 यूनिट रहा है, जबकि घरेलू बाजार में मारुति सुजुकी की बिक्री 1,19,000 यूनिट से 26.7% बढ़कर 1,52,000 यूनिट हो गई है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो साल दर साल के आधार पर कंपनी की एसयूवी सेल्स में 7%, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 6%, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 17% और मीडियम और हैवी कमर्शियल सेगमेंट में 45% की बढ़त दर्ज की गई है। इसी तरह अशोक लेलैंड ने भी शानदार बिक्री आंकड़े पेश किए हैं। साल दर साल आधार पर अगस्त में अशोक लेलैंड की कुल बिक्री 25% बढ़ी है। इस साल अगस्त में अशोक लेलैंड ने कुल 13,634 वाहन बेचे हैं, जबकि पिछले साल अगस्त में अशोक लेलैंड ने कुल 10,897 वाहन बेचे थे। वहीं सालाना आधार पर अगस्त में अशोक लेलैंड की मीडियम एंड हैवी कमर्शियल वाहनों की बिक्री 8,201 यूनिट से 29% बढ़कर 10,567 यूनिट रही है। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स के लिए भी ये महीना अच्छा रहा और कंपनी की ट्रैक्टर बिक्री में साल दर साल आधार पर 23.2% बढ़ी है। वहीं टू व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो बजाज की घरेलू बिक्री गिरी है, लेकिन एक्सपोर्ट के मोर्चे पर कंपनी बढ़त दर्ज करने में सफल रही है। बजाज की घरेलू बिक्री में 2% की गिरावट हुई, जबकि एक्सपोर्ट में 7% का इजाफा हुआ। हालांकि टू व्हीलर सेगमेंट में आयशर मोटर्स ने रॉयल नंबर पेश किए। अगस्त में आयशर मोटर्स के रॉयल एनफील्ड की बिक्री 22% बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 325 शेल कंपनियां जिनकी ट्रेडिंग पर बैन लगा हुआ है, उसमें सोमवार को ट्रेडिंग होगी और इन शेल कंपनियों में फंसे निवेशकों को राहत देने के लिए पूरे महीने में एक दिन ट्रेडिंग शुरू करने का फैसला हुआ है। इन कंपनियों में आपको बताएं किस तरीके से सोमवार को ट्रेडिंग होगी, लेकिन इनमें ट्रेडिंग सिर्फ T2T कैटेगरी में ही होगी, यानी कि आप इन कंपनियों के शेयरों में इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ये भी बताएं, पिछले महीने सेबी ने 331 कंपनियों की ट्रेडिंग पर यह कहते हुए बैन लगा दिया था कि इन कंपनियों पर शेल कंपनी होने का शक है, लेकिन इनमें से 6 कंपनियों को सैट से राहत मिल गई थी। वहीं शेयर मार्केट की बात करें तो बाजार में सितंबर सीरीज की शुरुआत अच्छी हुई है। तीसरे दिन भी तेजी जारी रही और सेंसेक्स निफ्टी आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए। हफ्ते के आखिरी दिन निफ्टी 10,000 के और करीब पहुंच गया। बाजार का पूरा हाल देखिए इस रिपोर्ट में।
ग्रोथ की गाड़ी कल फंस गई थी, लेकिन बाजार ने इस खबर को आज नजरअंदाज किया। शुरुआत सुस्त हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया बाजार में तेजी बढ़ती गई और आखिरकार सेंसेक्स 150 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 10,000 के शिखर से अब चंद कदम ही दूर है। आज बाजारों में जोश भरने का काम किया फार्मा, रियल्टी और ऑटो इंडेक्स ने। दिग्गज एक्सपर्ट्स को भरोसा है कि बाजार की तेजी अभी कायम रहेगी। जिन जिन सेक्टर्स में स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, जैसे कि फार्मा है या फिर आईटी है, आई थिंक इनमें शायद अर्निंग्स ग्रोथ नहीं देख पाएंगे। पर जो सेक्टर्स है जहाँ पर इन्वेस्टर्स की खास एक्सपोजर है, जैसे कि बैंकिंग है, एनबीएफसीज है, या फिर कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स है जैसे कि एफएमसीजी स्टॉक्स है, या फिर बिल्डिंग मटेरियल, अप्लायंसेज, ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरी, ये सभी क्षेत्रों में आई थिंक वी विल सी वेरी गुड अर्निंग्स गोइंग फॉरवर्ड। निफ्टी को 10,000 की तरफ ले जाने में फार्मा शेयरों में डॉक्टर रेड्डीज और ऑरोबिंदो फार्मा सबसे आगे रहे। वहीं अगस्त ऑटो बिक्री के आंकड़ों से ऑटो शेयरों में रफ्तार रही और 3.5% की तेजी के साथ लीडर रहा बजाज ऑटो। वहीं हिंडाल्को, एशियन पेंट्स ने भी बाजार की रौनक बढ़ाई, जबकि टीसीएस, भारती एयरटेल, एचडीएफसी, पावर ग्रिड ने 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बाजार को नीचे खींचने की कोशिश की। जानकारों को फिलहाल निवेश के लिए निजी बैंक और एनबीएफसी शेयर आकर्षक दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ये है कि जो पीएसयू बैंक्स के वीकनेस के चलते हुए जितनी भी क्रेडिट ग्रोथ, अगर जब इकोनॉमी में रिवाइवल आएगी तो वो मेजॉरिटी चंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या एनबीएफसीज लेके जाएंगे। तो इसके चलते हुए अगर आप नेक्स्ट 2-3 साल का व्यू लेके चले तो ये सेक्टर अभी भी अच्छा लगता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज है, रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनीज, और जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो अच्छे ये दोनों सेक्टर्स हमें बहुत पसंद है। पूरे हफ्ते की बात करें तो मंगलवार को बड़ी गिरावट के बावजूद इस हफ्ते बाजार में करीब 1% की तेजी दिखी और इस तेजी में सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला मेटल, ऑटो, एफएमसीजी और फार्मा शेयरों से। हाल फिलहाल तो स्पीड ब्रेकर नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि सोमवार को निफ्टी 10,000 का स्तर छू लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आदित्य बिरला ग्रुप की नई नवेली फाइनेंशियल सर्विस कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की लिस्टिंग अच्छी रही। एनएसई पर ये 250 रुपए पर लिस्ट हुआ, लेकिन अपने लिस्टिंग प्राइस से 5% टूट गया। आदित्य बिरला कैपिटल का कारोबार T2T यानी ट्रेडिंग टू ट्रेडिंग सेगमेंट में है। आपको ये भी बताएं कि ग्रासिम से फाइनेंशियल कारोबार के डीमर्जर के बाद ये कंपनी बनी। ग्रे मार्केट में 215 से 225 रुपए प्रति शेयर पर लिस्टिंग का अनुमान जताया गया था। We have a very good quality of book with hardly any NPAs, which I think are the best in class in the industry. Also a full-fledged financial suite of products that meet the demands of our customers throughout his or her lifetime. So I think all of those are star strengths. So health has been one that we have invested in the last 1 year. We are also looking to make a foray into the asset reconstruction business. So these are the two new ones that have joined or will join this table. एक्सक्लूसिव, भारत ने अमेरिका से कच्चे तेल का इंपोर्ट शुरू कर दिया और उसकी पहली खेप अक्टूबर तक भारत पहुंच जाएगी। इससे देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर आईओसी के चेयरमैन सजीव सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने। अमेरिका से जो क्रूड इंपोर्ट करने का फैसला हुआ है उसका पहला शिपमेंट उधर से डिलीवर हो गया है। 1 महीने के अंदर वो इंडिया भी शिपमेंट की डिलीवरी हो जाएगी। उसमें पहला सवाल ये है कि क्या मार्केट डायनेमिक्स उसमें है, प्राइसेस कितना कॉम्पिटिटिव है? देखिए, अमेरिकन क्रूड जो हमने लिया है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस के हिसाब से ही लिया है। पहला शिपमेंट जो है हमारा सितंबर एंड और अक्टूबर बिगनिंग में आने की उम्मीद है और पारादीप रिफाइनरी में जाएगा। हाई सल्फर क्रूड है और जिसे हमने काफ़ी कॉम्पिटिटिव बेस पे ख़रीदा है और एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बाद भी हमने सेकंड पार्सल भी अमेरिका से लिया है और जिसमें शेल ऑयल भी इंक्लूडेड है, बिकॉज पहले पार्सल में शेल ऑयल नहीं था। एंड वी एक्सपेक्ट कि सिमिलर ट्रेड्स वुड कंटिन्यू। नेक्स्ट ईयर से क्या, जैसा कि अभी इस बात की जानकारी भी मिली कि क्या नेक्स्ट ईयर से गैस भी इंपोर्ट किया जाएगा अमेरिका से? देखिए, गैस यूएस गैस का भी एक बड़ा प्रोड्यूसर है
और जहाँ तक यूएस से गैस लाने का सवाल है, भारत के लिए बिकॉज ऑफ हाई डिस्टेंस, हमारा डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट फैक्टर हो जाता है। अदरवाइज प्राइसिंग के हिसाब से और वेरी लार्ज गैस कैरियर्स में अगर हम गैस को लेके आते हैं तो आई थिंक इट मे बिकम वायबल इन फ्यूचर। लेकिन जेपी इंफ्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जेपी इंफ्रा के होम बायर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। होम बायर्स ने जेपी इंफ्रा के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। इलाहाबाद एनसीएलटी ने जेपी इंफ्रा के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। जेपी इंफ्रा पर 8,365 करोड़ रुपए का कर्ज है और एनसीएलटी के आदेश के बाद कंपनी को 270 दिनों का वक्त मिलेगा। अगर 270 दिनों में उन्होंने अपनी स्थिति सुधार ली तो ठीक है, वरना कंपनी की तमाम प्रॉपर्टी की नीलामी हो सकती है। होम बायर्स का इसमें कहना है कि इस मामले में उनका पक्ष भी सुना जाए। आपको बताएं, जेपी इंफ्रा के करीब 32,000 होम बायर्स अपने फ्लैट के पोजेशन का बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। और समय से पोजेशन न देने के मामले में जेल में बंद यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा को अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, लेकिन ये जमानत सिर्फ 15 दिनों की होगी और सशर्त होगी। इसके लिए संजय चंद्रा को गुरुवार तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे। यूनिटेक कंपनी पर खरीदारों का पैसा लेकर समय पर फ्लैट न देने का आरोप है। यूनिटेक के यूपी, हरियाणा और दिल्ली में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें पोजीशन न मिलने से परेशान लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा अब यूनिटेक की ओर से गुड़गांव के सेक्टर 70 में बने एनटीआर प्रोजेक्ट के 158 लोगों को रिफंड का पैसा पहले मिलेगा। यूनिटेक के जो संजय चंद्रा जो जेल में हैं अभी, उन्होंने 15 करोड़ डिपॉजिट कर दिए हैं और कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि और 5 करोड़ कर देंगे तो वो फ्राइडे तक इंटरिम बेल में रिलीज हो सकते हैं। अर्थशास्त्री राजीव कुमार ने आज नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का पद ग्रहण कर लिया है। राजीव कुमार ने अरविंद पनगढ़िया की जगह ली है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च से जुड़े रहे राजीव कुमार ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डीफिल किया है। राजीव कुमार इंडस्ट्री संगठन फिकी के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। साल 2006 से 2008 के दौरान राजीव कुमार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का पद संभालने के बाद राजीव कुमार ने कहा कि वो पनगढ़िया के काम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा उनकी प्राथमिकता ज्यादा जॉब वाली पॉलिसी बनाने की होगी। And these are going to be my 5 priorities, and I come to that. That model will have to first meet the critical task of generating employment in this country. The point is that we have to generate jobs which meet the aspirations of our young people. The second one, of course, is private investment. This country is a country of entrepreneurs. This country is a country of private investors. It accounts for something like 70 to 80% of our total investment now. Third one would be agricultural transformation, because you cannot go on with 48% of your labor trapped in producing 14% of your GDP. Agriculture will have to be put on scientific and technological basis, and and the other two, of course, are health and education. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन जी बिजनेस पर अब से थोड़ी देर में आप देखिए कमोडिटी लाइव, जिसमें कमोडिटी टिप्स देने के लिए हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे और होंगे मेरे सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ।